प्रिय साथियों नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ा रहे थे समास। तो समास में हम आप लोगों को बताए कि समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष, ये प्रकरण जो है आपका चल रहा था। तो आप लोग पढ़ा रहे थे क्या, समास। उसमें जो है समानाधिकरण और व्यधिकरण, यही वाला प्रकरण चल रहा था। तो मेरे प्यारे साथियों ऐसा है, समानाधिकरण तत्पुरुष जो है समानाधिकरण तत्पुरुष उस तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तत्पुरुष है, उसके दो भेद हो गए, समानाधिकरण और व्यधिकरण। जिसके दो पद होता है, एक होता है पूर्व पद जिसको कहते हैं विशेषण पद, दूसरा पद होता है विशेष पद। मेरे प्यारे साथियों, तो इस तरह से ये देखिए मार्कर ख़त्म हो गया था, नीले रंग का मार्कर और ब्लैक रंग का मार्कर सूख गया, हम गए भाई खरीद के ले आए। ये सब चीज़ें चल रहा है, लोग भाई कह भी रहे हैं, लेकिन जिनको लग रहा है तो ये चीज़ है भाई, आदमी सब कुछ काम अकेले अपने दम पे, कम से कम यही सब हो जाए तब वो होता है। तो ये आपका समानाधिकरण हो गया और इधर व्यधिकरण हो गया। तो समानाधिकरण जैसे पूर्व पद हो गया और उत्तर पद हो गया, दो पद होता है। तत्पुरुष समास जो है ये है, ये हो गया तत्पुरुष समास आपका। तत्पुरुष के दो भेद हो गए, पहला है समानाधिकरण, दूसरा क्या है, व्यधिकरण। तो जिसके दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों समान हों, मतलब पूर्व पद अगर जैसे विशेषण और विशेष दो हो गया, पूर्व पद क्या है, विशेषण, और दूसरा पद क्या हो गया, विशेष है। जो विशेषता बतलाए वो हो गया विशेषण। जैसे कृष्ण सर्प, कृष्ण क्या हो गया, विशेषण हो गया, और यहाँ सर्प जो होगा आपका ये विशेष हो जाएगा, क्योंकि सर्प की विशेषता बतला रहा है कौन, कृष्ण है, तो ये हो गया विशेष। यहाँ आपका सर्प जो है ये आपका विशेष पद हो गया। तो पूर्व पद विशेषण और दूसरा पद क्या है, विशेष। तो समानाधिकरण दोनों समान रहेंगे, क्योंकि जो विशेषण होगा वो आपका प्रथमा में ही रहेगा। ये चीज़ है। तो कहने मतलब ये है, विशेषण जो है आपका इधर, ये विशेषण है, ये विशेष है,
यहाँ दोनों ये प्रथमा प्रथमा दोनों रहेगा। कृष्ण है, ये प्रथमा यहू रहेगा और प्रथमा यहू रहेगा, इसीलिए इसको कहा गया है समानाधिकरण। अब इसके दो और हो जाएंगे, कर्मधारय और द्विगु समास। और व्यधिकरण में क्या है कि जिसके दो भिन्न भिन्न अधिकरण हो, जो भिन्न भिन्न आधार हो, वो आपका व्यधिकरण हो गया। जैसे आपका पूर्व पद अगर द्वितीय में है, जैसे विशेषण अगर द्वितीय में है तो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय में है तो तृतीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष कहिए चाहे तृतीय। अब इसको समानाधिकरण भी कह सकते हैं, व्यधिकरण भी कह सकते हैं। व्यधिकरण जो है आपका, ये आपका 2 से लेकर 7 तक रहेगा। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, हाँ, चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी, षष्ठी, फिर सप्तमी, इस तरह से 7 तक आपका जाएगा। तो ये हो गया आपका सप्तमी तत्पुरुष तक जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया। मेरे प्यारे साथियों, अब आज हम सोच रहे हैं कि ध्वनि बता दें। क्योंकि हम घर पे गए थे, बाबूराम सक्सेना वाली पुस्तक हमारे पास ले गए, वहीं पढ़ा रही थी और संयोग से हम वहीं भूल गए। अब हम आप लोग पढ़ाएंगे तो हमारे पास ये किताब एक यहाँ पे है, एक ये लघु सिद्धांत कौमुदी की। तो सारी चीज़ें वही है, सूत्र वही है, सब कुछ दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और क्या, अपन छोड़ कर जाएगा। हम इसी से पढ़ाएंगे। अब फिर जब घर जाएंगे तो बाबूराम सक्सेना वाली वहाँ से पढ़ाएंगे। यद्यप सब हमें याद है, लेकिन चूँकि विषयांतर हो जाता है, ये सब चीज़ें हैं। अब आज हम सोच रहे हैं कि आप लोग ध्वनि बता दें, ध्वनि के कितने भेद हैं। तो इसको हम लिख दे रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, और उस ध्वनि के विषय में आज बताया जाएगा ध्वनि के कितने भेद हैं, ये चीज़ है। तो इसको हम पहले मिटा दे रहे हैं। इसके बाद फिर जो है हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे उसमें अब एक एक चीज़ डिफाइन करेंगे। द्वितीय एक बार हम दिखा भी चुके हैं, द्वितीय से चतुर्थ प्रतिगत अत्यस्त प्राप्त आपन्न वाला, ये हम इसको अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो को बना के इसको पढ़ाया जा चुका है, लेकिन दोबारा भी पढ़ा दिया जाएगा, उसमें क्या है। तो चूंकि ध्वनि वाला ये है, पहले इसके विषय में थोड़ा बता दे रहे हैं। चूंकि काव्य की आत्मा ध्वनि भी कहा गया है, काव्य से आत्मा ध्वनि, ध्वन्य लोक में आनंदवर्धन जो है आचार्य हैं, कुछ लोग काव्य की आत्मा ध्वनि मानते हैं, और कुछ लोग कहते हैं रस ही काव्य की आत्मा है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। और हमारे और जो आचार्य हैं, जैसे मम्मट हैं का प्रकाश वाली, ये लोग जो है ये काव्यशास्त्री आचार्य हैं मम्मट। तो इन्होंने मम्मट जो है, मम्मट का प्रकाश है, और साहित्य दर्पण जो है इनका है, आचार्य विश्वनाथ का। तो मम्मट जो है, अब यही दोनों खंडन मंडन है, ठीक है। तो रस को ये भी काव्य की आत्मा मानते हैं मम्मट जी। और रसवादी आचार्य 3 हैं, एक मम्मट हैं, एक साहित्य दर्पण वाले हैं विश्वनाथ हैं, और एक भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है। ये है भरत मुनि जो है 8 रस मानते हैं, और मम्मट जो है आपके 9 रस मानते हैं। तो इस तरह से अब फिर कुछ आचार्य मानते हैं काव्य की आत्मा वक्रोक्ति है, कुछ मानते हैं काव्य की आत्मा ध्वनि है, ठीक है। तो इस तरह से अब जो ध्वनि वाले हैं, और अविधा लक्षणा व्यंजना,
ये चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें अभिधा के माध्यम से, कुछ लक्षणा के माध्यम से, कुछ व्यंजना के माध्यम से काव्य में जो है ये सब पाया जाएगा। जब आप रस पढ़ेंगे इसके बाद फिर व्यंजना भी आपको अभिधा लक्षणा व्यंजना यही मिलेगा। तो ध्वनि जो है, क्योंकि लक्षणा के भेद प्रभेद ये भी बताया जाएगा, क्योंकि आज हम का इसको बता दे रहे हैं ध्वनि को। तो पहले हम लिखेंगे ध्वनि। ध्वनि शब्द यहाँ लिखेंगे। ध्वनि में विवक्षित है, अविवक्षित है, ये आपका ध्वनि हो गया। आज हम पूरा जो है ध्वनि के जो भेद हैं, भेद प्रभेद, वो कितने हैं? कुल 51 है टोटल। इसमें ध्वनि में 2 भेद होगा जब, तो होगा आपका विवक्षित अविवक्षित। विवक्षित अविवक्षित 2 हो गया। ये आप ये पकड़िए, पहला विवक्षित, दूसरा हो गया अविवक्षित। विवक्षित, विवक्षित ध्वनि, अविवक्षित ध्वनि। ये हो गया। फिर विवक्षित में भी 2 होगा, संलक्ष्य असंलक्ष्य। ये हो गया आपका संलक्ष्य, ये हो गया आपका असंलक्ष्य। ये हो गया। फिर आपका संलक्ष्य वाले में आपका 3 हो जाएगा, शब्द शक्तियुक्त, अर्थ शक्तियुक्त और आपका ये शब्द, अर्थ और उभय शक्तियुक्त, इसके भी 3 हो जाएंगे। संलक्ष्य वाले के शब्द, शब्द शक्तियुक्त, फिर है अर्थ शक्तियुक्त, फिर है उभय शक्तियुक्त। ये इसके 3 पार्ट हो गए संलक्ष्य वाले की। फिर आपका वस्तु वाले में अब सब शक्तियुक्त जो है इसके भी 2 हो जाएंगे। एक हो जाएगा वस्तु, एक हो जाएगा अलंकार। वस्तु अलंकार, ये चीज हो गया वस्तु और अलंकार। फिर इसके भी वस्तु के भी 2 पदगत और वाक्यगत। पदगत और वाक्यगत, इसके भी 2 पार्ट हो गए। वाक्यगत, फिर जो है आपका अब इधर अलंकार में जो है आपका हो जाएगा स्वतः, संभवी। फिर आपका इधर आ जाएगा सब शक्तियुक्त वाला हो गया। फिर अर्थ शक्तियुक्त में आप होगा स्वतः संभवी, कवि प्रौढ़ोत और फिर है कवि प्रौढ़ोत सिद्ध है।
ये आपका अर्थशक्तित्व में हो जाएगा। इसके भी आपकी अर्थशक्तित्व वाली 4 पार्ट होंगे। वस्तु का वस्तु से अलंकार, वस्तु से वस्तु का और अलंकार से अलंकार का, इसके 4 पार्ट हो जाएंगे। फिर इसके 3 हो जाएंगे। वस्तु से वस्तु का, पदगत, वाक्यगत और प्रयोज्यगत, ये हो गया। फिर आपका इसी तरह से सबके 3-3 हो जाएंगे। और असंलक्ष्य वाला जो हो जाएगा, इसका है कि रसाभास, भावाभास, भाव शांति, भाव सफलता, भावोदय, भाव सौंदर्य, भाव और रसाभास, रसाभाव, ये 8 आपकी हैं असंलक्ष्य के। असंलक्ष्य के 8 हैं। कौन कौन? पहला है रसाभास, रसाभास, फिर है भावाभास, भावाभास, फिर तीसरा है भाव शांति, फिर चौथा है भाव सबलता, फिर 5वां क्या है आपका? 5वां यहाँ हो जाएगा भावोदय, फिर आपका है 6ठा भाव शांति, फिर 7वां है आपका, 7वां है भाव, फिर 8वां है रसाभास। इस तरह से आपकी 8 हो गई असंलक्ष्य वाले की। फिर अविवक्षित वाले में आपका 2 हो जाएगा, अर्थांतर संक्रमित, इसकी केवल 2 ही पार्ट हैं अविवक्षित वाले की, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत, इसके 2 हो गए, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत, ये चीज हो गया। तो इस तरह से टोटल जो है आपके 51 हो गए। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से ये वीडियो संपन्न हुआ। नमस्कार करता है। आप लोग हमारे चैनल बने रहिए। धन्यवाद मित्रों। और हम आप लोग को पढ़ाएंगे इससे, क्या नाम है, ये क्या नाम है, दाब सिद्धांत कौमुदी से, क्योंकि अब इसी से पढ़ाना ही है। तो सारे सूत्र लगभग क्लियर हैं। तब तक आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद साथियों।